नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, इसलिए ये मॉडल पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में यानी कि फ्री में पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब जैसे आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन खत्म होगा उसके बाद मैं आपको जो VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाने वाला हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अथवा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बाद में करेंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा ही करते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं जानते आंसर उसका तो छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, वो भी आसान भाषा में एक्सप्लेन के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और टोटल ऐसा कितना क्वेश्चन है तो टोटल आपका 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि आप लोग अच्छा से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नहीं, मैं 8 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्या जानते हैं कि कौन सा मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठा ले, जो छोड़िएगा आप वही उठा ले। ठीक है, तो मॉडल पेपर में जितना भी क्वेश्चन आपका दिया गया ना, सारा क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको एक वाक्य में अथवा एक शब्द में देना है, इससे ज्यादा में नहीं देना है। क्योंकि जब मैं ब्लूप्रिंट को आपको बता रहा था वहां पे साफ साफ लिखा गया था कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको एक शब्द में अथवा एक वाक्य में देना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके उत्तर को कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ पे साफ साफ आपको यही लिखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खुदाई पहली बार कहां पे किया गया था तो हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया है। तो आज रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। किसे कहा गया है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने आपका अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। कब पढ़ा था तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं 1838 में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है बच्चों ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर भोपाल जिले में स्थित है। नहीं बच्चों, ये आपका रायसेन जिले में है। देखिए पहले क्या था, भोपाल जिला एक बहुत ही बड़ा जिला था। ठीक है, तो ये भोपाल जिला को काट करके इसे 2 भागों में एक आपका रायसेन जिला बना दिया गया और एक आपका भोपाल जिला बना गया। तो जो सांची का स्तूप था ये आपका रायसेन जिला के हिस्सा में आ गया। ठीक है, इस वजह से अब कहा जाता है कि जो सांची का स्तूप है ये आपका रायसेन जिला में स्थित है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता कहां से आया था। तो इब्न बतूता आपका मोरक्को देश से आया हुआ था। याद रखिएगा कौन से देश से आया था तो मोरक्को देश से। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक आपका सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। ये दोनों आपका भाई थे, इन्होंने ही आपका संथाल विद्रोह का
नेतृत्व किया था। क्लियर है बच्चों। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आज रख सकते हैं 1855 में। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन भी था, तो वहां पे मैं सारा एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि जो संथाल विद्रोह है ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1855 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने, जो कि दोनों आपके भाई थे। ठीक है, आपके नहीं, ये दोनों अपने में भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया था। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था, तो 1 अगस्त 1920 को किया था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है अब आपका शुरू हो रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन भी कितना रहेगा, टोटल 8 प्रश्न रहेंगे बोर्ड एग्जाम में और मॉडल पेपर में भी है। तो ये 8 प्रश्न में से जो आप लोग अच्छा से जानते हैं वही 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ। क्या जानता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बहुत सारे चैनल मैंने आपको बताया ना, 6 भी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो हार्ड क्वेश्चन है, जो उसको नहीं आता है वो बताएंगे ही नहीं बताएंगे, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। और हाँ बच्चों देखिए जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों में देना है। ठीक है, यानी कि आपको देखा जाए तो 6 से 7 लाइन में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। पहला क्या था, मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये किसकी पूजा करते थे, तो ये आपका मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरी विशेषता इसका क्या था कि पशुपति की पूजा प्रचलित थी, यानी कि यहाँ पे जो पूजा प्रचलित थी इसमें आपका पशुपति की भी पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बेल पूजनीय था, यानी कि यहाँ पे जो जैसे बहुत सारे जीव को हम लोग पूजा करते हैं ना, तो यहाँ पे जो बेल आपका पूजनीय था ये आपका कुबड़ वाला बेल पूजनीय था। ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता थी कि यहाँ के लोग आपका पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। जिस प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पे अभी भी हिंदू धर्म में आपका पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं ना भाई, शायद वैशाख में आपका 1 महीना जल देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और भी आपका पर्व त्यौहार में पीपल की पूजा किया जाता है। उसी प्रकार से आपका जो सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये आपका पीपल वृक्ष की भी पूजा करते थे, यानी कि होती थी यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे नाग पूजा, स्वास्तिक तो सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, वेदी के भी संकेत यहाँ पे मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ पे नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं। स्वास्तिक यानी कि जो सूर्य भगवान को समर्पित है उसका भी पूजा यहाँ पे होता था। अग्नि देवी की भी पूजा होती थी। ठीक है, इसके भी यहाँ पे संकेत मिले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी जो 5वीं विशेषता है कि एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधे निकलते हुए दिखाई दिया है। ये यहाँ पे इसकी धार्मिक विशेषता थी। यहाँ पे एक चीज पाया गया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे एक मूर्ति था, उसमें से आपका एक स्त्री का मूर्ति था, उसके पेट में से यानी कि गर्भ में से यहाँ पे क्या निकलते हुए दिखाया गया है, तो पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका इसकी विशेषता है। उसके बाद आपको लास्ट में इस प्रकार से लिखना थोड़ा सजा करके कि यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभवतः यह हड़प्पा वासी धरती देवी को उर्वरकता की देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से क्या निकलते हुए दिखाया गया है, पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है, ये संभवतः आपका धरती माता की क्या थी, मूर्ति थी। हड़प्पा वासी धरती माता को उर्वरकता की क्या उर्वरता यानी कि खाद की देवी मान करके उसे पूजा करते थे। ठीक है, कुल मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफी हद तक आज के हिंदू धर्म की ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। भले ये हिंदू के क्या कर सकते हैं, हिंदू जो आज का हिंदू धर्म है उसी के समान थे, लेकिन यहाँ पे क्या है अभी तक आपका मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका अगर 5 नंबर में भी आए ना बच्चों, ठीक है, अगर 5 नंबर में भी आए, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपका 4.5 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में इतना लिख देते तो फूल में से फूल आपको मिलेगा। और देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, थोड़ा सा समझते हुए चलिए। सिर्फ आपको क्या करना है, मोबाइल को आप लोग एक जगह पर रख दीजिए, आराम से बैठ जाइए और आपको सुनते जाना है, याद हो जाएगा। हाँ, एक आप ये थोड़ा आप मेरा जो बात है इसको आपको सुन के देखिए, इसको अपना करके देखिए। ठीक है, आप मोबाइल को रखिए, अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए, नहीं तो आराम से बैठिए इत्मीनान से और सुनते जाइए। सारा रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में इसके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती है उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। तो अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों, जो आपका पत्थर या धातु कि मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए लिखे रहते हैं, कुछ खुदे हुए रहते हैं या तो कुछ लिखे हुए रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। इसमें इसका क्या होता है, तिथि होता है, निर्माण की तिथि, यानी कि यह अभिलेख इस पर जो लिखा गया है इस पत्थर पर या तो कोई भी धातु पर या तो कोई मिट्टी के बर्तन पर, तो ये कब लिखा गया उस पर आपका क्या रहता है, डेट भी रहता है। तो इससे डेट नहीं रहता है तो ये जो इसकी जो लेखन शैली होती है, ठीक है, इसकी जो लेखन शैली होती है इससे ये पता कर लिया जाता है कि ये कब का है। ठीक है, ये आपका अभिलेख होता है। और भारत में प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, कौन भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, अशोक ने किया था। ठीक है, बहुत सारे इसकी लिपि कौन कौन से लिपि में मिलते हैं, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में मिलता है इसके अभिलेख, क्रोस्ट लिपि में मिलता है, अरमाइक और ग्रीक लिपि में भी मिलता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, इसके महत्व यहाँ पे लिखना था आपका कि इसका क्या महत्व है। तो देखिए इसका क्या क्या महत्व है। देखिए बच्चों, पहला महत्व क्या हो गया कि अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत होते हैं क्योंकि ये समकालीन होते हैं। यानी कि अभिलेख से हम लोग उस समय की दशा किस प्रकार से थी उसका अध्ययन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभिलेख में क्या लिखा रहता है कि उस समय जो आपका दशा था, कौन राजा था, कौन प्रजा था, प्रजा का मतलब जो जनता थी, किस प्रकार से वहां पे शासन व्यवस्था थी। ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिलेख से कर सकते हैं। और यह अत्यंत प्रामाणिक होती है, यानी कि बहुत ही हद तक कर सकते हैं, आपका एक्यूरेट होता है, यानी कि इसमें एकदम सच्चाई वाली बातें लिखी जाती है। उसके बाद देखिए, अभिलेख बनवाने वाले के अभिलेखों से शासक के विचार, राज्य विस्तार, उपलब्धियां, चरित्र एवं जन भावना का पता चलता है। यानी कि जिन्होंने जिस राजा ने आपका अभिलेख बनाया है उसके बारे में इस अभिलेख से पता चलता है कि किस प्रकार से यहाँ पे उसका विचार क्या था राजा का। ठीक है, उन्होंने उसकी उपलब्धि भी किया थी। यानी कि अभिलेख कब लिखवाया जाता था, तो ये आपका कहीं पे कोई युद्ध जीत गया तो वही मैदान में अभिलेख बनवा दिया, लिखा दिया कि भाई साहब ये युद्ध को हमने जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका भावना का भी पता चलता है, जनता की भावना का भी पता चलता है। साथ ही साथ तीसरे इसकी विशेषता की अभिलेखों के तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की जानकारी भी मिलती है, यानी कि उस समय आपका धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज कैसा था। चौथा इसका पॉइंट है कि अभिलेखों से तत्कालीन भाषा और लिपि का ज्ञान होता है, यानी कि उस समय किस भाषा का आपका प्रचलन था। पहले देखिए खोटा का प्रचलन था हमारे यहाँ, ठीक है, फिर धीरे धीरे मॉडर्न में आए हिंदी में, हिंदी के बाद आपका किस में आ गए भाई साहब, इंग्लिश में। अब इंग्लिश के बाद किस में जाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो ये उससे किससे पता चलता है, आपका तत्कालीन भाषा एवं लिपि का पता चलता है। अभिलेख उस काल के समय का ज्ञान होता है। अभिलेख से प्राचीन इतिहास की अस्थायी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर में आए तो इतना लिख दीजिएगा। 3 नंबर में आए तो यहाँ पे 6 पॉइंट बताए हैं, कोई भी 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन में फर्क नहीं होता है, वही 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 5 नंबर में उठा करके दे सकता है और बोलेगा कि इसको लिखो 150 वर्ड में, भले सॉरी 250 वर्ड में। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको 250 वर्ड में देना है, तो कैसे बढ़ाइएगा, इस वजह से मैं आपको बड़ा करके बता रहा हूं ताकि उसे आप छोटा कर सकते हैं। कोई भी चीज को उसे तोड़ करके आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा को बड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों की ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सूत पिटक, विनय पिटक और अदिम पिटक में किया। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तो पहली बात ये याद रखिएगा कि जो आपका त्रिपिटक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां होता है। जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो अनुयायी थे, अनुयायियों का मतलब क्या समझे, भक्त होते थे, उन्होंने उसके जो शिक्षाओं का संकलन था ये 3 पिटक, कौन कौन पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अदिम पिटक में किया। और इन्हीं को क्या कहता है, संयुक्त रूप से, यानी कि तीनों को मिला करके इसे आपका त्रिपिटक कहा जाता है। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचरण एवं विचार के नियमन मिलते हैं। अदिम पिटक में आपका बुद्ध के दर्शन मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका हो गया त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल-बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, मैंने वहां पे बताया था कि अल-बरूनी को किस भाषा का ज्ञान नहीं था, ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करके अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, ये कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कौन से पुस्तक को लिखा था, ये सारा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। देखिए मॉडल पेपर का मतलब क्या हुआ, मॉडल पेपर बताता है कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसी से सारा क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, भले ही उससे आपका 25
25 से 30 क्वेश्चन आपका 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन तो बाकी बात जो बचा हुआ क्वेश्चन आएगा भाई वो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो वो आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ, रिलेटेड क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। तो सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, उससे आपका एक भी % बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम देकर के आपको आना है और मिलाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके आंसर को देखते हैं। अल बरूनी की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। देखिए, अल बरूनी का पूरा नाम अबू रहमान मोहम्मद इन अहमद था। उनका जन्म मध्य एशिया स्थित उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, तो अबू रेहान मोहम्मद इन अहमद। ठीक है, उसका जो जन्म था एक कहाँ पे हुआ था, तो मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के आपका ख्वारिज़्म में हुआ था। और कब हुआ था, तो 973 ईस्वी में हुआ था। वह मूल रूप से ईरानी था। उनके आरंभिक जीवन के क्रियाकलापों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। अल बरूनी के जीवन और क्रियाकलापों पर राजनीतिक परिवेश का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उनके जीवन और क्रियाकलापों का में जो था बच्चों, इसमें आपका क्या था, राजनीतिक परिवेश यानी कि राजाओं का जो बोलीचाली होती है, किस प्रकार से सत्ता हत्याना है। ठीक है, यानी कह सकते हैं राजनीतिक पॉलिटिक्स आपका काफ़ी ज़्यादा परिवेश, काफ़ी गहरा ज़्यादा प्रभाव था। संभवतः आरंभ में ही वह ख्वारिज़्म में मेमुनिद वंश के शासकों के संरक्षण में रहा और यहीं से उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, क्योंकि उसमें ख्वारिज़्म उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वह संस्कृत, हिब्रू, सीरियाई, अरबी, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, यानी कि ये सब भाषाओं को उसे क्या था, अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनका अधिकांश समय गजनवी में ही आपका व्यतीत हुआ था। वह गजनी में रहते हुए भारतीय भाषा, संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धर्म तथा दर्शन का अरबी अनुवाद पढ़ा और यही रहते हुए अल बरूनी की भारत के प्रति आपका रुचि विकास हुआ, यानी कि वहीं पे उन्होंने भारतीय भाषाओं का सीखा पहले। अब भारतीय भाषाओं के सीखने के बाद क्या हुआ, वहीं पे रहते हुए उसे भारत के प्रति उससे क्या हुआ, आपका गहरा आपका कह सकते हैं उसके मन में आया और वो क्या हुआ, आपके भारत चले आए। किसके साथ, गजनवी के साथ। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं तब वह उसके साथ अल बरूनी भारत लाते हैं और भारत में रहते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसी आधार पर उसने किताब उल हिंद या तहकीके हिंद नामक पुस्तक की अरबी भाषा में रचना किया था। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पुस्तक की रचना किया था, तो किताब उल हिंद की, और इसी को क्या कहते हैं, आपका तहकीके हिंद कहा जाता है। और कौन से भाषा में इस पुस्तक की रचना किया था, तो अरबी भाषा में। भारत में कुछ सालों तक रहने के बाद वह पुनः गजनी वापस लौट जाते हैं और अपना शेष जीवन गजनी में व्यतीत करते हुए 75 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समय भारत में रहते हैं, उसके बाद यह गजनवी आपका जहाँ से ही मूल रूप से ये था उज्बेकिस्तान के गजनवी शहर से। ठीक है, तो वहाँ पे आपका वापस लौट जाते हैं और वहीं पे उसका 75 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अल बरूनी पर आपका क्या होगा, संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, बताएं। ठीक है, तो देखिए सगुण भक्ति क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सगुण भक्ति है और यहाँ पे आपका निर्गुण भक्ति है। तो पहले सगुण भक्ति को देखते हैं। देखिए, शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त मतलब क्या हुआ, मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। यानी कि देखिए सगुण भक्ति के अंतर्गत कौन कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो शिव, विष्णु एवं उसके अवतार हो गए, विष्णु के अवतार हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, इसकी पूजा किसमें की जाती है, तो इसकी पूजा आपका सगुण भक्ति के अंतर्गत की जाती है। और इसमें क्या होता है, आपका भगवान की जो अवतार है, तो भगवान की क्या किया जाता है, मूर्ति बना लिए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। ये हो गया आपका सगुण भक्ति। ठीक है, उसके बाद निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता है, इसमें अमूर्त यानी कि मूर्ति नहीं माना जाता है, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, कहा जाता है भगवान आपका एक है निर्गुण भक्ति में। ठीक है, और बस जिसने कहते हैं ऊपर वाले जो करेगा उसी प्रकार से ऊपर वाले को माना जाता है। इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं रहता है, बस ऊपर वाले हैं उस प्रकार से माना जाता है। और इसमें ना ही मूर्ति बनाया जाता है और इसमें आपका निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। क्लियर है बच्चों, तो ये अंतर हो गया आपका सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में। ठीक है, क्लियर है, सिंपली याद रखिएगा। सगुण भक्ति में आपका भगवान विष्णु और शिव और उसके अवतार की पूजा की जाती है मूर्ति के रूप में, और इसमें आपका मूर्ति के रूप में नहीं पूजा की जाती है। इसमें आपका निर्गुण आकार तो निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला साल पूछा जा चुका है। तो देखिए गोपुरम एक भारतीय मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो गोपुरम क्या होता है, तो जो भारतीय दक्षिण भारत की मंदिर होती है बच्चों, जो देखिए मंदिर आपका इस प्रकार से जो उसका प्रवेश द्वार होता है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। तो जो प्रवेश द्वार होता है मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार, बड़ा द्वार, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। यह आपका ऊंचा द्वार होता है जो मंदिर के प्रवेशिका को दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को यह दिखाई देता है। प्रवेश करेंगे सीधा, ठीक है, मान के चलिए ये आपका द्वार हो गया, ठीक है, यही गोपुरम हो गया। इधर से प्रवेश करेंगे तो प्रवेशिका को दिखाई देती है। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग दिखाना होता है। भाई ये दूर से दिखाई देता है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भाई आप क्या हो जाओ इसमें, इसी से मंदिर में प्रवेश करो। बातों को समझ रहे हैं ना, ठीक है। और ये जो आपका गोपुरम का मुख्य रूप से विकास हुआ, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि गोपुरम का मुख्य रूप से विकास दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के में प्रचलित हुआ था। इसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जोड़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का ये क्वेश्चन आएगा भाई साहब, याद रखना, ठीक है। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण को बताएं, यानी कि तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, उसको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, गवर्नर जनरल हार्डिंग ने सैनिकों के हथियारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 1856 ईस्वी में उसने सैनिकों की पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की स्थान पर एनफील्ड राइफल नामक नई बंदूकों देने की निश्चय किया। इन राइफलों का प्रयोग करने के लिए कारतूसों को राइफल से भरने के लिए पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है। जनवरी 1857 में बंगाल के बैरकपुर छावनी में यह समाचार फैल गए कि इन कारतूतों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, ठीक है, जिसे यहाँ पे थे काट दिए, जिससे कि हिंदू और मुसलमान सैनिकों को में आक्रोश उत्पन्न हो गया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार चर्बी वाला कारतूत 1857 की क्रांति के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो याद रखिएगा, जो देखिए क्या हुआ था पहले समझ लीजिए अच्छा से। देखिए उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई, तो मान के चलिए 1857 के पहले 1856 में, ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल कौन था, तो 1856 में गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति होती है, उस समय लॉर्ड कैनिंग था, कंफ्यूज नहीं होना है। 1857 में लॉर्ड कैनिंग, 1856 में आपका लॉर्ड हार्डिंग था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने यह निश्चय किया कि जो उसके पुराने हथियार हैं, पुराने बंदूक हैं ब्राउन बेस, अब वो उसके जगह पर क्या करेंगे, जो नए हथियार हैं एनफील्ड राइफल, ठीक है, उसको देंगे। अब ये देने का बात हो गया। अब बात ये हुआ कि उस पर जो कारतूत है बच्चों, ये अफवाह फैल गया कि उस पर जो कारतूत है, इसमें क्या है आपका कारतूत जो राइफल होता है, इसमें क्या होता है आपका सुअर और जो आपका गाय, इसकी चर्बी है। गाय तो हिंदू धर्म में कितना पवित्र है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आपका सुअर कितना पवित्र नहीं, हिंदू आपको वो भी मानते हैं, मुस्लिम धर्म वाले सुअर को भी, ठीक है, उसको शायद अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसको क्या होना था, ये इससे बना हुआ है और इसको क्या करना था, मुंह से खोलना पड़ता था बंदूक में फिट करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अफवाह फैल गया कि इसमें सुअर और आपका गाय का चर्बी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई साहब, हिंदू सैनिकों में और जो आपका मुस्लिम सैनिक है, मुस्लिम के लिए तो सुअर और हिंदू के लिए तो गाय, ठीक है, तो ये तो आपका काफी ज्यादा एथी था। अब यहाँ पे आक्रोश उत्पन्न, अरे भाई हमारा क्या करेगा, धर्म क्या करेगा, धर्म को क्या करेगा, भ्रष्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो एक ब्राह्मण सैनिक था मंगल पांडे, नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, ये बैरकपुर छावनी में क्या करते हैं, अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और इस प्रकार से जो उसका तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का, ये आपका क्या था, ये आपका 1857 ये मतलब चर्बी वाला कारतूत था। क्लियर है बच्चों, इतना लिखना आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बंदूक वाला बात आप सारा लिख दीजिएगा और लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बासारा और बेसारा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, बासारा के अंतर्गत वे सिलसिले थे जो सारा यानी कि इस्लामिक कानून को मानते थे और नमाज रोजा आदि नियमों का पालन करते थे। इनके प्रमुख थे आपका चिश्ती, सुहरवर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिले, ठीक है। तो बासारा पहले समझिए, बासारा का मतलब क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत वे सिलसिले आते थे, मुस्लिम धर्म वाला बात है, ठीक है, वे सिलसिले आते थे जो आपका इस्लामिक कानून है, ठीक है, उसको मानते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा आदि नियमों का पालन करते थे, वे आपका बासारा के अंतर्गत आते थे। साथ ही साथ जो आपका और इसके अंतर्गत कौन से प्रमुख आपका संप्रदाय था, मुस्लिम संप्रदाय, तो याद रखिएगा, चिश्ती था, सुहरवर्दी
सोहरावर्दी था, फिरदौसी था, कादरी था और नक्शबंदी सिलसिले थी। ठीक है, उसके बाद था आपका बेसारा। तो सिलसिले के शरीयत के नियमों को नहीं मानते थे, वो आपका किसके अंतर्गत आते थे, तो ये आपका बेसारा सिलसिले के अंतर्गत आते। ठीक है, जैसे आपका कलंदर हो गया, फिरदौसी हो गया, फिर तो सिलसिली हो गया, ये समूह से संबंधित था। क्लियर है, तो बासारा और बेसारा क्या था आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अब जो आपका क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे आपके, टोटल आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये 6 में से आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, मोहनजोदड़ो। और हाँ सुनिए, इसका जो उत्तर आपको देना है ये आपका 250 वर्ड में देना है, यानी कि 1 से आपका 1.5 पेज में इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तभी आपको 5 में से 5 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं थी, तो देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। और ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर है, तो ये आपका जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसके आपका लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, इसको खुदाई के दौरान इसके निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई थी। क्या क्या विशेषताएं वहाँ पे मिला था खुदाई के दौरान, देखिए सुनियोजित नगर, यानी कि यहाँ का जो नगर था बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा सुनियोजित था, यानी कि प्लांट था, नलियाँ सीधी थी, सड़कें सीधा थी, घर बनाया गया था तो एक लाइन में बनाया गया था, नली आपका घर का पानी डायरेक्ट नली में आता था, रोड में नहीं जाता था, यानी कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से यह नगर आपका फैला हुआ था। वही लिखा हुआ है, पहला पॉइंट आपको देना है सुनियोजित नगर देकर के। और लिखिएगा मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था जो ऊंचाई पर स्थित था, एवं पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो शहर था बच्चों ये आपका एक बहुत ही बड़ा शहर था, यानी कि विशाल शहर था, और जो कि आपका 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। और ये जो शहर था आपका ये आपका 2 भागों में विभक्त था। जो शहर के पश्चिम वाला भाग था वो आपका एक दुर्ग था, यानी कि यहाँ पे एक हाता जैसा था। ठीक है, जो कि आपका ऊंचाई पर स्थित था। और इसका जो दूसरा भाग था ये आपका पूर्व में नीचे की ओर आपका नगर के रूप में बसा हुआ था। क्लियर है, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे सुनियोजित नगर का लिखना है आपको कि दुर्ग की जो संरचना थी, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर था ये आपका कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो कि संभवतः आपका प्रशासनिक नगर अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। जो आपका दुर्ग का स्ट्रक्चर था, हाथा का स्ट्रक्चर था, ये आपका कच्ची ईंटों की चबूतरी पर बनाई गई थी और इस पर बड़े बड़े भवन थे, बड़े बड़े महल थे आपका। और ये संभवतः आपका प्रशासनिक कार्य जहाँ से आपका पूरा हैंडल किया जाता था। ठीक है, पूरा शहर को, साथ ही साथ आपका ये धार्मिक केंद्रों का के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद तीसरा था इसका पॉइंट कि दुर्ग के चारों ओर ईंटों से बनी दीवार थी जो कि दुर्ग के निचले शहर से विभाजित करता था। दुर्ग के चारों ओर क्या बना हुआ था, तो ईंटों का दीवार बना हुआ था जो कि दुर्ग को क्या करता था, यानी कि जो हाथा था उसको क्या करता था, जो निचला जो शहर बसा हुआ था उसको विभाजित करता था, अलग करता था। अगला पॉइंट है आपका कि निचले शहर के क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, जो निचले जिसमें सामान्यतः जनता निवास करती थी। निचले शहर को भी दीवार के से चारों ओर से घेरा गया था, यानी कि जो निचला शहर था इसमें जनता लोग रहता था। ऊपरा जो आपका भाग था जहाँ बड़े बड़े महल बने थे उसमें आपका प्रशासनिक कार्य होते थे और धार्मिक कार्य होते थे। प्रायः सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि कुएं होते थे, यानी कि जितने भी आपके बड़े मकान होते थे उसमें आपका रसोई घर, किचन भी होता था, नहाने का घर होता था, शौचालय होता था और कुआं भी होता था। सोचिए कितना विकसित उस समय था। ठीक है, उसके बाद इसके सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियों के बारे में लिखना है। पहला पॉइंट देखिए कि सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी हुई थी। जो वहाँ के सड़क थे ये आपका सीधा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बनी हुई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कि एक दूसरे को आपका 90 डिग्री पर काटते थे। इस प्रकार से सड़क होता था आपका, टेढ़ा फड़क नहीं होता था, एकदम सीधा सीधी, और कहीं पे काटती थी तो घुरता था तो अब 90 डिग्री में। ठीक है, उसके बाद शहर को आयताकार भागों में विभाजित करते थे। ठीक है, नालियों की पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई होती थी। इनमें आपका थोड़ी दूरी पर आपका हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके, यानी कि वहाँ पे स्लेट ढाला हुआ था, पत्थर लगे हुए थे ताकि समय समय पर आपका नालियों को साफ किया जा सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विशाल स्नानागार एवं अन्नागार एवं आपका जो भवन था उसकी विशेषताएं देखिए। पहला पॉइंट है इसका विशेषताएं कि स्नानागार और अन्नागार की विशेषताएं कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीलों में
स्थित था। ठीक है, दूसरा इसका तो मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं, दुर्ग में मिलने वाला विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरों की कई कतारें थी। तीसरा पॉइंट था कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की तरफ अन्य लंबा भवन मिले हैं, जो कि विद्वानों के अनुसार यह भवन किसी उच्च अधिकारियों का निवास स्थान रहा होगा। जो लंबा भवन मिला है, एक कहा जाता है कि वहाँ पे अधिकारी लोग आपका जो जैसे डीसी, अभी आपका अधिकारी कौन है, डीसी है, एसपी है, ठीक है, आपका जज साहब हो गए, ये सब वहाँ पे क्या होते थे, आपका रहते थे कहा जाता है। उसके बाद आपका कुशल व्यवस्थित एवं नागरिक प्रबंधन, कि वहाँ के जो नागरिक प्रबंधन थी, शासन व्यवस्था था, वो बहुत बेहतरीन था, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा बच्चों। ये 5 इतना लिखिएगा तब आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका 250 ओवर 1.5 पन्ना वैसे नहीं ना हो जाएगा, इतना लिखिएगा तभी 1.5 पन्ना होगा। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंधन अत्याधिक कुशल एवं व्यवस्थित था, परंतु यह कहना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासक कौन थे। संभव ही यह वे राजा या पुरोहित या व्यापारी हो रहे होंगे। संभव है कि नगर पालिका का शासन प्रबंधन था, किंतु इतना निश्चय है कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंधन कुशल हाथों में था और उनका प्रशासन आपका अत्याधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। ठीक है, वहाँ का जो आपका प्रबंधन था ये अत्याधिक बहुत ही अच्छा था बच्चों, लेकिन ये आपका पता नहीं चल पाया कि वहाँ का राजा कौन होते थे, वहाँ का अधिकारी कौन होते थे, वो व्यापारी होते थे कि राजा होते थे कि पुरोहित होते थे। ठीक है, इसकी जो आपका शासन व्यवस्था थी आपका नगर पालिका के जैसा था। ठीक है, तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था तो बहुत ही बेहतरीन था। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि मगध के शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर लिखिए। देखिए इस आंसर लिखने फिर लिखना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर से मध्य भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। ठीक है, कितने महाजनपद थे, तो टोटल आपका 16 महाजनपद था। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था। ठीक है, जिनमें से एक आपका मगध जो जनपद था आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे इसका शक्तिशाली होने का? पहला, मगध तीनों ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो मगध आपका जनपद था बच्चों, ये इसके तीनों ओर क्या थे, तो इसके तीनों ओर आपका पहाड़ी था, ये इससे क्या हो जाता था, आपका सुरक्षित हो जाता था, इस पर कोई हमला नहीं कर पाता था। ठीक है, पहाड़ी में चढ़ेगा, ठीक है, फिर हमला करेगा, थक जाएगा, पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते हमला क्या करेगा। और जो होता था इसका सैनिक आपका पहाड़ी के शिखर पर होता था। ठीक है, पहाड़ी के शिखर पर होता था, जिसे को देखता कि नीचे से चढ़ना चाहता था, एक फेट मारता था, मतलब पत्थर गिरा देता, मर गया जाता था। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता था। साथ ही साथ आपका मगध के मध्य में जीवन दानियों गंगा और सोन नदी बहती थी। अगर मगध के मध्य में क्या होता था, आपका गंगा और सोन नदी बहता था, जिससे वहाँ पे अच्छी तरह से खेती हो जाती थी। ठीक है, मगध के सीमाओं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध थी, विशेष रूप से लोहे की खानें। जो आपका मगध की सीमा थी बच्चों, जैसे मगध कौन सा था, तो मगध आज का जो बिहार है वही मगध था। ठीक है, और हम लोग देखिए बिहार का आपका पड़ोसी रहा झारखंड है, तो यही इसका सीमा हो गया। और इसकी सीमा में झारखंड में जानबे करते हो कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में खनिज है, तो ये इसका पहला फायदा हो जाता था। इसको तलवार हथियार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। साथ ही साथ मगध महाजनपद को शक्तिशाली तथा महात्माकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई। यानी कि इसमें शक्तिशाली राजा हुए, अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, नंदवंश के राजा हुए। ठीक है, उदयन हुए, भाद्रवाह हुए, उदयभद्र हुए। ठीक है, दोनों एक ही है। उसके बाद आपका अजातशत्रु हुए, तो बहुत सारे राजा हुए, गुप्त वंश ने शासन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था कि मगध शासकों की कूटनीतिक तथा वैवाहिक संबंधों से मगध शक्तिशाली बन गया। यानी कि आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा, जो मगध के राजा थे ये क्या करते थे, किसी को हरा देते थे और उससे क्या कर लेते, उसकी बेटी से शादी कर लेते थे, तो अपना बेटी से शादी करवा देते थे। तो इससे क्या होता था, आपका रिलेशन बन गया भाई। इस पर को हमला करना चाहता था तो ये भी आ जाता था मारने के लिए, तो ये क्या करते थे, आपका वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। इस प्रकार मगध महाजनपद को एक नहीं अपितु अनेक लाभदायक स्थितियां प्राप्त हुई, जिनके कारण मगध महाजनपद ही शक्तिशाली महाजनपद बन पाया। ठीक है, तो ये कारण था, इतना लिखिएगा, 5 पॉइंट आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था पर अल बरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। यानी कि वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था जो भारत में थी उस पर अल बरूनी ने अपने पुस्तक में क्या लिखा है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए अरबी लेखक अल बरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीके हिंद में भारत के सामाजिक स्थिति, रीति रिवाजों, भारतीय खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्योहारों आदि के विशेष में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो कौन से पुस्तक में वर्णन किया है, तो आपका जो पुस्तक था किताब उल हिंद, इसमें आपका सामाजिक स्थिति के बारे में डिटेल में वर्णन किया है। ठीक है, अपनी पुस्तक किताब उल हिंद के 9वें अध्याय में अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश
डाला है। ठीक है, इसमें लिखा है उन्होंने कि अल-बरूनी के अनुसार भारतीय समाज आपका 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला आपका ब्राह्मण था, दूसरा आपका क्षत्रिय था, तीसरा आपका वैश्य था और चौथा आपका शूद्र था। ठीक है, इन चारों में ब्राह्मण आपका सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई थी। कहते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मण का, ये ब्रह्मा के सिर से हुआ था। क्षत्रिय की उत्पत्ति आपका ब्रह्मा के कंधे से हुआ था, कंधे एवं हाथ से हुआ था, जबकि वैश्यों की उत्पत्ति जांघ से हुई थी। इसलिए आपका समाज में ब्राह्मणों की बाद क्षत्रिय, उसके बाद आपका वैश्यों की स्थान था। समाज के निचले स्थान में शूद्र थे, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा के पैर से हुआ था, मतलब माथा से हुआ ब्राह्मण लोगों की उत्पत्ति कहा जाता है। आपका हाथ और आपका कंधा से हुआ क्षत्रिय का, आपका जांघ से हुआ आपका वैश्य का, और जो आपका पैर से हुआ आपका एक किससे हुआ था, आपका शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। प्रत्येक वर्ण जाति उपजाति में बटा हुआ है। वर्ण और जाति व्यवस्था के बाहर भी अनेक सामाजिक समूह थे जिन्हें अल-बरूनी अंत्यज कहते हैं। इनकी स्थिति के बारे में बताते हुए अल-बरूनी कहते हैं कि इनकी स्थिति शूद्रों से भी नीचे थी। देखिए यहाँ पे शुरू मैंने बताया आपको कि जो आपका अल-बरूनी बताते हैं कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी ये आपका 4 भागों में विभाजित था। शुरू में आपका कौन आते थे, ब्राह्मण, उसके बाद आपका क्षत्रिय, फिर आपका वैश्य और फिर आपका शूद्र। ठीक है, ये 4 के बाद भी उसके नीचे भी आपका सामाजिक समूह होते थे, जिसे अल-बरूनी ने आपका अंत्यज कहे हैं। और इसकी जो स्थिति थी बच्चों, ये आपका शूद्रों से भी आपका नीचे था। इनकी 8 जातियां थी जो आपका अंत्यज थे। इसके 8 जातियां थी, जिसमें आपका धुनिया, मोची, मादरी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछली पकड़ने वाले, आखेड़ करने वाले एवं जुल्हे थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये नगरों और गांवों में के बाहर रहते थे। अंत्यजों से भी खराब स्थिति गंदा काम करने वाले लोगों का था। इसके अंतर्गत हादी, डोम, चंडाल और बदतू थे। ठीक है, ये चारों एक अलग सामाजिक वर्ग के थे। इनकी स्थिति अछूतों के समान थी। इन्हें सामान्यतः क्षुद्र पिता और ब्राह्मण माता की अवैध संतान माना जाता है। यानी कि जो सबसे अंत्यज थे, सबसे नीचे में रहते थे, इन्हें कहा जाता है कि आपका क्षुद्र पिता और ब्राह्मण माता की अवैध संतान माना जाता है। और इनका अत्यंत ही अन्य वर्गों तथा जाति के लोगों से सामाजिक संपर्क नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये आपका अल-बरूनी के द्वारा आपका वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, राजनीतिक कारण लिखना है, आर्थिक कारण लिखना है, सामाजिक कारण लिखना है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह पहला जन विद्रोह था जो कि काफी बड़े पैमाने पर हुआ था। याद रखिएगा 1857 को किस नाम से जाना जाता है, तो इस विद्रोह को आपका सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और ये जो विद्रोह है बच्चों, ये विद्रोह आपका ब्रिटिश सत्ता यानी कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आपका भारत का पहला जन विद्रोह था जो कि बड़े पैमाने पर हुआ था। इसका कारण क्या था, तो इसका राजनीतिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, आपका आर्थिक कारण भी था। उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। पहला यहाँ पे लिख देना आपको पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या क्या आता है, तो देखिए राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था डलहौजी की गोद निषेध तथा राज्य हड़प नीति को माना जाता है। उसने इस नीति के तहत 17 नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, जौनपुर, भागाड़ आदि अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। इनके अलावा उसने कुशासन के आधार पर अवध पर भी अधिकार किया। डलहौजी ने पेंशन तथा उपाधियों की भी समाप्ति कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने बहादुर शाह के बाद मुगलों की बादशाहत समाप्त कर दिया और तथा लाल किले को खाली करने का आदेश दिया था, जिससे लोग अंग्रेजों को विरोधी हो गए। उन्होंने देशी राज्यों को हड़प कर उनकी सेना को भंग कर दिया, जिससे सैनिकों का रोजगार छीन जाने का में भी आपका असंतोष फैल गया। यानी कि पहला क्या कारण था आपका, राजनीतिक कारण के अंतर्गत यह आता है कि क्या क्या था, जो आपका डलहौजी था, डलहौजी ने क्या किया था, आपका हड़प नीति लाया था, जिसके साथ आपका जो बहुत सारे राज्य थे जैसे 17 नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, इसको क्या किया अपने राज्य में मिला लिया। साथ ही साथ अवध जो आपका राज्य था आपका, ठीक है, उसको क्या किया था कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर क्या क्या था, उसको भी आपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और जो पेंशन दिए जाते थे बहुत सारे राजाओं को, ठीक है, वो भी बंद किया। मुगल साम्राज्य को वहाँ पे लाल किला खाली करने के लिए बोल दिया। तो इससे क्या हुआ, लोगों
में आपका जन भावना, लोगों की जो जन भावना थी ये आपका अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। और इससे क्या हुआ, आपका जो उस राज्य में आपका जिस राज्य को वो मिलाते थे उस राज्य के जो सैनिक थे बच्चों, सैनिक क्या करते थे, आपका राज्य में काम करते थे, तो उसके रोजगार भी छीन गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपका लोगों में आपका असंतोष की भावना फैल गई। ये कारण, ये आपका राजनीतिक कारण था। उसके बाद आपका सामाजिक कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, नर बलि जैसे प्रथाओं को बंद करने का प्रयास किया। विधवा विवाह का समर्थन कर विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया। भारतीयों ने अपनी सभ्यता को नष्ट हो जाने के डर से इसका विरोधी बने। अंग्रेजों ने रेल, सड़क, डाक, तार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। इससे भारतीय ईसाई धर्म का प्रचार का माध्यम मानने लगी। ठीक है, और भारतीयों के मन में आपका विद्रोह की भावना भड़क उठी। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक कारण हो गया। क्या क्या था, जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इन्होंने समाज सुधार के नाम पर क्या क्या था, भारतीय समाज की जो अनेक कुरीति थी, ठीक है, अनेक कुरीति थी, जैसे सती प्रथा था, आपका विधवा पुनर्विवाह आपका नहीं होता था, ठीक है, वो हुआ। ठीक है, ये सब जो कानून लाया तो इससे लगने लगा भारतीयों को, अरे एक काम तो अच्छा था, लेकिन उस समय भारतीय समझ नहीं पाए। इसको लगने लगा, अरे भाई ये जो हमारी संस्कृति है, सती प्रथा हमारी संस्कृति थी ना भाई साहब, कुरीति थी, तो इसको नष्ट करना चाहता अंग्रेज, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। ठीक है, तो इससे ये आपका सामाजिक कारण था। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका विद्रोह हुआ आपका 1857 का। ठीक है, उसके बाद है धार्मिक कारण। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी। 1850 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार यह कानून बना कि धर्म परिवर्तन करने वालों को उनके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1813 में क्या हुआ कि जो चार्टर एक्ट आया हुआ था उसके तहत ईसाई पादरी को भारत में आने की अनुमति दिया गया, ईसाई धर्म को प्रचार करने की अनुमति दिया गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके क्या करने लगे, ईसाई धर्म में जाने लगे। इससे क्या हुआ, ईसाई धर्म में जाने लगे। और आपका क्या होता था पहले कि अगर आप धर्म बदलते हैं तो आपका पैतृक जो संपत्ति होती है, बाप का जो संपत्ति होता है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अरे भाई अंग्रेजों का धर्म था ईसाई धर्म, तो उन्होंने क्या किया, आपका एक कानून लाया कि जो ईसाई धर्म ग्रहण करेगा, भाई धर्म परिवर्तन करेगा, उसके बाप की संपत्ति ही उसी को बाप का संपत्ति मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको मिलेगा, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। पहले वंचित कर दिया जाता था धर्म परिवर्तन करने पर, लेकिन कानून लाया कि उससे वंचित नहीं किया जाएगा। जिलों में आपका ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा। तब सेना में भी सरकारी खर्च पर ईसाई पादरियों को नियुक्त किया जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका धार्मिक कारण था। उसके बाद था सैनिक कारण। सैनिक कारण तो आप लोग जानते हैं कि सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक था, इससे आपका कम सुविधा दी जाती थी, और जो अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेज का सैनिक था, उसे आपका ज़्यादा सुविधा दिया जाता था, एक ही काम कराया जाता था, लेकिन अंग्रेजी सैनिक को ज़्यादा तनख्वाह और भारत के लोगों को आपका कम तनख्वाह दिया जाता था, और ये उसे असंतोष की नज़र से देखते थे, और ये भी आपका विद्रोह का कारण था, वही लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला था आपका तत्कालिक कारण। तो विद्रोह का तत्कालिक कारण था 1897 में नई एनफील्ड राइफल में लगाए जाने वाले कारतूस को माना जाता है। इसका व्यवहार करने से पूर्व धातु से काटना पड़ता था। ठीक है, इसका प्रयोग करने से, व्यवहार का मतलब क्या होता है, प्रयोग। ठीक है, काटना पड़ता था। उस समय यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और सेना की टुकड़ी को भंग कर दिया गया। 10 मई को आपका विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तत्कालिक कारण था। तो इतना आपको लिखना है बच्चों, हो सकता है तो इसमें आप थोड़ा काट के लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका जो आगे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिकाओं का वर्णन करें। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी ने जन आंदोलन कैसे बनाया, ये आपको घुमा करके इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है, उसका उत्तर आपको इसी प्रकार से देना है, इसी का उत्तर आपको यही लिख देना है। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इसके लिए उनके द्वारा निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई गई थी, जो कि विनाशक हथियारों से भी ज्यादा कारगर साबित हुआ। ठीक है, उनके द्वारा महत्वपूर्ण आपका हथियार अपनाई गई थी, मतलब रणनीति अपनाई गई थी, जो कि आपका हम युद्ध करके लड़ते हैं उससे भी काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, हम हिंसा करेंगे ही तो अंग्रेज हमें कैसे मारेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंदोलन के बल पर उन्होंने भारत को आजाद कराया था। तो ये लिखा गया है कि
पहला क्या था उसके हथियार, यानी कि उसकी रणनीति क्या थी, अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा कायर का कवच नहीं है, अपितु यह बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना आदि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया। ठीक है, गांधी जानबे करते हैं अहिंसा का पुजारी था, तो अहिंसा का काम किया था, उन्होंने अहिंसा पर काम किया था। ठीक है, उसके बाद था आपका सत्याग्रह का प्रयोग करना। एकदम बैठ जाते थे, भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं काम हुआ तो। ठीक है, आप लोग जानबे करते हैं सत्य के प्रश्न पर संघर्ष करने की रणनीति सत्याग्रह है। ठीक है, सत्य के प्रश्न पर संघर्ष करने की जो रणनीति है उसी को क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में किसानों के दशा को सुधार हेतु आंदोलन करके किया था। ठीक है, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में। जानबे करते हैं इंडिगो चैप्टर इंग्लिश कोर्स में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद खेड़ा में इसके लिए सुधार हेतु आंदोलन करने के लिए किया था, किसानों के आंदोलन सुधार करने के लिए। उसके बाद था हड़ताल का सफल प्रयोग, हड़ताल भी करते थे। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में हड़ताल का सफल प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद था असहयोग। इस आंदोलन की रणनीति में असहयोग का रणनीति अपनाया था। इस आंदोलन की रणनीति में प्रत्येक स्तर पर सरकार का विरोध एवं बहिष्कार करना था। गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए, जिसने जनता की बढ़ चढ़ करके पूर्ण रूप से आपका भाग लिया था। उसके बाद था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सरकार के कानून के विनम्रता पूर्वक मानने से मना करना। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। उसके बाद था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी और स्वदेशियों को अपनाया और स्वयं चरखा चलाया और खादी वस्त्र पहनने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका था। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका आखिरी प्रश्न है कि कृष्णदेवराय विजयनगर के महानतम शासक थे कैसे। ठीक है, तो देखिए कृष्णदेवराय विजयनगर के महानतम शासक थे। वह तुलु वंश के शासक थे। इनकी उपलब्धियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृष्णदेवराय आपका महानतम शासक था, तो देखिए एक विजेता के रूप में कृष्णदेवराय तुलु वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इनकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुलसी के बाबरी में किया है। उन्होंने दक्कन के अधिकांश मुस्लिम राजियों बीदर के सुल्तान महमूद शाह, बिराजपुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और इससे विजयनगर की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। देखिए ये कितना बहादुर था कि इसका जो वर्णन है बच्चों कृष्णदेवराय का, इसका वर्णन आपका जो मुस्लिम शासक थे आपका कौन, बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक तुलसी के बाबरी में किया था और इन राजाओं को उन्होंने आपका कृष्णदेवराय ने हराया था। ठीक है, इससे आपका विजयनगर साम्राज्य का काफी ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता आपको यहाँ पे लिखना है, तो दूसरी उपलब्धि कि एक शासक के रूप में कृष्णदेवराय एक कुशल शासक एवं राजनीतिक था, काल संरक्षक भी थे। इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर अपने साम्राज्य को अनेक भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग में एक गवर्नर की नियुक्ति की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। इन्होंने व्यवहार की सुविधा के लिए अनेक बंदरगाह को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया, यानी कि अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, अच्छी तरह से प्रशासन चलाया। ठीक है, अपने सत्ता को अनेक भागों में बांट दिया था। नीचे आपका अहनगर नयनगर व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, आपका सत्ता को चलाते थे। उसके बाद है तीसरा, एक साहित्यकार के रूप में कृष्णदेवराय स्वयं का एक महान विद्वान और कवि थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की कविता लिखी है। इनके दरबार में अनेक साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान थी। तेलुगु कवि अल्लसानी पेंडवाना राजा के कवि थे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बड़े साहित्यकार भी थे, ये इसकी उपलब्धि थी। उसके बाद था एक कला प्रेमी के रूप में कृष्णदेवराय महान कला प्रेमी भी थे। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर में गोपुरम का मरम्मत करवाई थी। इन्होंने कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने नगलापुर ठीक है, नगलापुर नामक नगर बसाया था। सिंचाई के लिए अनेक तालाब को बनाया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सारे सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है उसका यहाँ पे आपको क्या करूँगा, मैं आंसर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत ही कम में। ठीक है, तो आप लोग इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं बच्चों, और इसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ से आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए नहीं तो आप लोग इसके नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही फायदा होगा बच्चों। नोट डाउन करना आपको बहुत ही फायदा होगा।
होगा नोट डाउन करते जाइए, आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों, साथ ही साथ आपका याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा का सोल्यूशन करवा दिया। इसी प्रकार से आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, मॉडल पेपर आ चुका है पॉलिटिकल साइंस का, उसका मैं आपको करवा दूंगा। इस सेट में नहीं था लेकिन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का सारा का ऑब्जेक्टिव तो अपलोड हो चुका है, हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव, आपका इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव का। ठीक है, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, किस प्रकार से एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताया, आप लोग उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।